नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं शशिधर कुमार आप सबके बीच में। अ, जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैं अपनी जाति और समाज के मुद्दों को लेके बातचीत करता रहता हूँ और उसको आप सबके बीच में रखने का, उठाने का प्रयास करता हूँ। बाकी समाज क्या करता है ये समाज के ऊपर निर्भर करता है और हम सबसे मिलके समाज बनता है। तो इसी कड़ी में आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तो उसके ऊपर आप सबके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूँ। बात बहुत बड़ी नहीं है अगर आप देखें उस हिसाब से, लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात यह है कि अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है रिजल्ट आया और उसमें जितने भी समाज के लोग हैं, खास करके अपनी जाति के लोग, वो अ, अपनी जाति के बच्चों का नाम ढूंढ ढूंढ के जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हैं कि उसे बधाई, उसे शुभकामनाएं। ठीक है, सामाजिक तौर पे ये जायज है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अगर आप आज उसकी उपलब्धि का गुणगान क्यों कर रहे हैं? इतने दिनों से वह इसी उपलब्धि के जद्दोजहद के लिए जो है लड़ाई लड़ रहा है। खो दिया उसका अपना परिवार, 2 4 5 जन होंगे, उसके मम्मी पापा होंगे, दादा दादी होंगे, ज्यादा से ज्यादा भाई भतीजा होगा, चाचा चाची होगा, बड़े पापा बड़ी मम्मी, बुआ होगी, फूफा होगा। इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा जो है इन सब चीजों को तवज्जो देता है, क्योंकि इस तरीके की परीक्षा में जो सफलता का प्रतिशत है वो बहुत ही कम होता है। और इसकी वजह से लोग पहले तो जो है, अगर कोई गंभीर भी होता है इस तरीके के परीक्षा के लिए जो है तैयारी करने की बात कहता है अपने घर में, तो आज भी कई सारे घरों में ऐसी बातें होती है कि नहीं ये तो बहुत टफ है, नहीं होगा तुमसे, तुम दूसरा काम कर लो। आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको हर जगह जो है कंपटीशन मिलेगा। बिना कंपटीशन के कोई भी चीज आज की तारीख में नहीं है, या पहले भी नहीं होती थी। उसमें भी कंपटीशन था। उसमें कंपटीशन ऐसे था कि कम पढ़े लिखे लोग थे। स्वाभाविक है कि कम पढ़े लिखे लोग होंगे तो उसी में आपका कंपटीशन है। नौकरियां भी कम थी। अब जो पढ़े लिखे होते थे उनको कहा जाता था कि जो है बुला के नौकरी दी जाती थी। तो सवाल यही है कि कंपटीशन तो सदा से चलता आया है। आज बच्चे बढ़ गए हैं, तैयारी का तरीका बदल गया है, बच्चों के माइंडसेट बदल गए हैं, पेपर का तरीका बदल गया है, परीक्षा केंद्र में जो होने वाली एक्टिविटी है उसकी जो है, उसके कई सारी चीजें जो है बदल गई है, पहले की तरह नहीं रही। तो स्वाभाविक है कि इतनी मतलब कड़ी और गहनता से की जाने वाली परीक्षा या उसका परीक्षा फल, और उसमें से अगर कुछ प्रतिशत बच्चे हैं जो आपके गांव से या आपके समाज से या आपकी जाति से या आपके कस्बे से या आपके जिले से निकलते हैं या आपके प्रखंड से निकलते हैं या आपके पंचायत से निकल रहे हैं, तो उसमें आपकी क्या भागीदारी है? ऐसे अनजान व्यक्ति, मतलब अगर आप रिश्तेदार नहीं हैं तो आपकी क्या भागीदारी है उस बच्चे के उस सफलता में? मेरा प्रश्न है ये। आपकी कोई भागीदारी नहीं है, लेकिन आप उसकी सफलता को अपनी सफलता बता के, या अपनी जाति की सफलता बता के, या अपने गांव की सफलता बता के, या अपने कस्बे की सफलता बता के अपना अपना सफलता या अपने आप को चमकाना चाहते हैं कि उसके सफलता में आप भी उतने ही भागीदार हैं। नहीं, आप उसकी सफलता में किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का कोई भागीदारी नहीं है आपकी। अगर भागीदारी होती तो उसके स्ट्रगलिंग पीरियड में आप पूछ रहे होते कि अच्छा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, उसको किसी तरीके की सहायता चाहिए तो बताएं, हम क्या कर सकते हैं अपने तौर पे। बच्चे को मोटिवेट कम से कम किया जा सकता है, उसके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ,
अब इसको एज़ अ जाति के तौर पे हम इसको कैसे देखें? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी कल ही संडे था, मतलब संडे को एक ऑनलाइन मीटिंग हुई और उसमें मैंने यही बात कही कि आप आपके इतने सारे बच्चे जो है पास कर रहे हैं और हर कोई बधाई दे रहा है अपने-अपने तरफ से। बधाई देने में किसी तरीके की परेशानी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि परेशानी है इसमें। लेकिन परेशानी कहाँ है? परेशानी यह है कि उसके स्ट्रगलिंग समय से लेके परीक्षा देने तक और उस मनःस्थिति से गुज़रने तक आपने एक बार भी अपनी तरफ से किसी तरीके का प्रयास नहीं किया कि उस बच्चे को जो है प्रेरणा कैसे दें, मोटिवेट कैसे रखें। अगर इस बार सफल नहीं हो पाया तो अगली बार जो है उसको सफलता कैसे मिले, उसके लिए क्या हमारा समाज या हमारी जाति या हमारे जातिगत संगठन इस तरीके की किसी तरीके का वर्कशॉप कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो असफल हुए हैं इस बार, मेरी चिंता सफलता पाने वालों के लिए नहीं है, मेरी चिंता है जो असफल हुए हैं इस बार, उसमें से कितने होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा। अब उनकी मनःस्थिति आप समझिए कि वो किस दौर से गुज़र रहे होंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कस्बे में। आप इस चीज़ को समझिए और आप जैसे लोग उस असफल व्यक्ति का उस सफल व्यक्ति से कंपेयर करते हुए नज़र आएँगे कई बार। भले आप सोशल मीडिया पे ना लिखें, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे कई बार ऐसी चर्चाएँ मैंने सुनी है, मतलब जहाँ पे लोग 10 लोग गैदरिंग करते हैं, जैसे शादी-ब्याह जैसे फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पे 10 लोग जमा होते ही हैं स्वाभाविक तौर पे। तो वहाँ पे ये बोला जाता है कि फलाना का बच्चा जो है इतने सालों में जो है इस बार आखिरी अटेम्प्ट था, फिर भी नहीं हो पाया। उसके बारे में तो हमको पहले से पता था उसका कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उसको देखिए पहले अटेम्प्ट में ही हो गया उसका। तो ये जो आपका जो तरीका है, यही तरीका है जो आपको अपने ही बातों को कंट्राडिक्ट आप कर रहे होते हैं। आप इन चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं कि इसकी जो है इसका जो प्रभाव है कितना बड़ा है। प्रभाव मैं अभी बता रहा हूँ कि उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। अभी आपने जो है किसी को उसके सफलता के लिए जो है बधाई दे दी और सफल उम्मीदवारों के द्वार पे गए, असफल बच्चों के साथ खड़े हुए कि नहीं कोई बात नहीं, तुम दम मत हारो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी तरीके की कोई बात हो तो हमें बताना, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, तुम डिमोटिवेट मत हो, अगली बार फिर से दुगने उत्साह के साथ पेपर दो, तुम्हारा निकलेगा, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास। इतना भी कहने की क्षमता आप सबके बीच में नहीं है, तो माफ़ कीजिएगा। आप लोग जो है बहुत ही मतलब दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ तो ये करते हैं, दूसरी तरफ वो कर रहे होते हैं। तो मैं हर व्यक्ति से ऐसे कह रहा हूँ। दूसरी जो चीज़ है, पहली तो चीज़ ये है कि ठीक है, आप सफलता के लिए किसी का गुणगान करते हैं, अच्छी बात है। आपके समाज से आता है, आपके जाति से, आपके आस-पास से आता है ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो ठीक है, आप बधाई देते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप उन असफल बच्चों के बारे में भी सोचिए, जो इस सफलता के चकाचौंध में वो कहीं ढिबरी की तरह टिमटिमा रहा होगा किसी घर में और वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा होगा कि आगे मेरा क्या भविष्य है, वो किस कुंठा में जी रहा होगा, किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा होगा उसका और उसका परिवार। आप सबको पता होता है कि आपके आसपास कितने लोग बीपीएससी जैसे जो है परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मैं कभी किसी भी बच्चे को ये नहीं बोलता हूँ कि तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे को भी अपना आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे से होगा, नहीं होगा। क्योंकि 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि होगा या नहीं होगा। क्योंकि जो तैयारी होती है, कम से कम प्रिलिमिनरी बेस पे तो जो है आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। खैर मुद्दा वो है नहीं, हम स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे लोगों की जो बधाई देने के चक्कर में समाज में जो है एक खाई बना रहे हैं। आप खाई ऐसे बना रहे हैं कि सफल व्यक्ति तो यहाँ है और असफल व्यक्ति तो मेरे पैर के नीचे भी नहीं है। ये जो खाई आप बना रहे हैं कहीं न कहीं इस तरीके के जो है पोस्ट के माध्यम से, मुझे लगता है कि ये समाज के रूप में जो है हमारी विभत्स और विकृत मानसिकता दर्शाती है।
स्वाभाविक है कि किसी की सफलता हो तो आप उसको जो है करते हैं उस तरीके का काम की जो है वो थोड़ा-सा गौरवान्वित महसूस हों, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके तरीके ढूँढे जाने चाहिए। उसके उसके तरीके ऐसे ढूँढे जाने चाहिए कि आप जब लिखते हैं कि हमें उस पे गर्व है और हमें उन सबों पे भी गर्व है जो इस बार असफल हुए, अगली बार हम उम्मीद करते हैं उनसे कि वो दोगुने उत्साह के साथ अपना आने वाला परीक्षा दें और उसमें सफल हो और हम यही शुभकामनाएँ देते हैं। लेकिन कोई ये नीचे वाला लाइन नहीं लिखता, हर कोई ये लिखता है कि फलाना का बच्चा को जो है बीपीएससी में इतना रैंक या इस पोस्ट पे जो है चयनित होने पे हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं समाज की तरफ से, पार्टी की तरफ से, हर तरफ से दिए जाते। लेकिन असफल उम्मीदवारों की कोई बात नहीं करता है। आप याद रखिएगा, 1 लाख में कुछ बच्चे चयनित होते हैं और बाकी जो हजारों की संख्या में जो बच्चे अचयनित हुए हैं, जो असफल हुए हैं, वो वापस उसी समाज का हिस्सा होंगे जिस समाज के आप हैं। आप इस खुशफहमी में मत रहिए कि इसका मतलब यह है कि असफल उम्मीदवारों की जो सूची है वो छोटी सी है और सफल उम्मीदवारों की जो सूची है वो छोटी सी है और असफल उम्मीदवारों की सूची जो है पूरी भरी पड़ी है और वो समाज में निकल के जाएगा, कुछ ना कुछ अपने लिए करेगा या नहीं करेगा। अगर कर लिया तो समाज फिर उसके लिए गौरवान्वित होगा। अगर उसमें से नहीं किया, आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंटेज ऐसे होते हैं जो समाज में इस तरीके का काम करते हैं जिससे समाज गौरवान्वित महसूस हो 1 लाख में। तो फिर वही परसेंटेज ऑफ जो है सक्सेस पीपल की कहानी आ जाती है कि आप फिर जो है, इसका मतलब यह है कि हमारा समाज लगातार असफलता को ही देख रहा है, सफलता को नहीं देख रहा है। अगर असफल लोगों की संख्या अगर समाज में ज़्यादा होगी तो समाज स्वाभाविक तौर पे उस तरीके से जो है चीज़ को देखेगी जिस तरीके से एक असफल व्यक्ति देखता है। अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो असफल व्यक्ति के देखने का जो नज़रिया होता है वो काफ़ी अलग होता है। यह हम सबको मान लेना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि आखिर क्यों हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि करना चाहिए, लेकिन उसके तरीके ढूँढने चाहिए ताकि हमारे जो असफल बच्चे हैं वो डिमोटिवेट महसूस ना करें, समाज से कटा हुआ महसूस ना करें कि हमें तो समाज अपना मानता ही नहीं है। और यही चीज़ होती है, आप इस चीज़ को जानिए कि ज़रूरी नहीं है कि जो इस बार हर बच्चा सफल हुआ है वो पहले ही अटेम्प्ट में सफल हुआ है। उसके कई सारे अटेम्प्ट पहले भी हुए होंगे प्रयास, और अगर उसका पहला प्रयास नहीं है तो इसका मतलब ये है कि पिछली बार आज जिस व्यक्ति के सफलता पे आप झंडावरदार बने फिर घूम रहे हैं, पिछली बार उसकी असफलता की कहानी के लिए आप भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पिछली बार वह व्यक्ति असफल था, वह बच्चा असफल था। आप इस चीज़ को समझिए, जो आज सफल है वो कल असफल था, है ना? अब सामाजिक तौर पे इसके इम्पैक्ट की बात बात करते हैं, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कई प्लेटफ़ॉर्म पे उठाता हूँ यह बात कि हमारे बच्चे बड़े-बड़े पदों पे चयनित होते हैं, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न यही है कि क्या जाति का या समुदाय का होने के नाते वह चयनित उम्मीदवार समाज के लिए उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, समाज के लिए उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? आप बताएँ। अगर आपके समाज के पूरे बिहार में 20, 25, 30 जो है वीडियो बन गए मान लीजिए, तो उन 20-25 वीडियो और सीओ में से कितने लोग जो हैं समाज के लिए समर्पित होकर काम करते हैं? क्या उन्होंने दहेज को नकार दिया? कम से कम बाकी चीज़ें तो मैं नहीं मान सकता, दहेज को तो नकार के शादी की जा सकती है ना, कि नहीं की जा सकती है? क्या समाज इसके लिए उस पे दबाव बनाता है कि नहीं, अगर आप राजपत्रित अधिकारी बनने जा रहे हैं, तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो कम से कम अपनी शादी में दहेज वाली बात ना करें। दूसरी चीज़, जिस तरीके से शादियों में मल्टी फैट वेडिंग की कहानी चल रही है कि
बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, उससे जो है जो छोटे परिवार हैं, जो मझोले परिवार हैं, उनके ऊपर बिना वजह जो है एक आर्थिक दबाव पड़ता है उसी तरीके की शादी करने का। तो ऐसे उम्मीदवार मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के उम्मीदवार जो भी चयनित हुए हैं, वो अपने समाज के लिए काम करें, समाज के बारे में सोचें, समाज के उत्थान के बारे में सोचें। अपनी शादी में जो है किसी भी तरीके का दहेज का जो है आदान-प्रदान ना करें, किसी भी तरीके का गिफ्ट का आदान-प्रदान ना करें। तीसरी चीज़, शादी वह नॉर्मल तरीके से करें। अपने 10 लोगों, परिवार दोनों तरफ के परिवारों को बिठाएँ और शादी करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। जितना शादी सादा होगा, उतना ही चर्चा में आएगा। आप इस चीज़ को समझिए। आप समाज के रूप में हम सबकी ज़िम्मेदारी है, जातिगत संगठन की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे चयनित उम्मीदवारों पे इस तरीके का लगातार चर्चा होना चाहिए हमारे सामाजिक संगठनों के बीच में कि हमारे समाज के चयनित उम्मीदवार समाज के लिए कम से कम जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बना पाते। क्यों नहीं बनाते हैं वो? अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करते हैं? किसी का जाति प्रमाण पत्र अटक जाता है, सीओ है वो तो बना सकता है ना? क्यों नहीं बनाते हैं? वो अपनी तरफ से कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि ठीक है ये पेपर है हम बना के दे देते हैं। लेकिन नहीं, तब आपको कानून कायदा नज़र आने लगता है। कानूनी बात तो ठीक है कि बिना कानूनी दायरे के आप जाति प्रमाण पत्र किसी को बना के नहीं दे सकते। लेकिन कम से कम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो है किसी तरीके का जो है वो सॉफ्ट तरीके से सोचा जा सकता है कुछ तरीकों में। क्योंकि कई जगह क्या है कि अपने समाज में आज भी कई मतलब ज़्यादातर लोगों के पास जो है कागज़ों की कमी है। आप उसे समय दीजिए कागज़ बनाने के लिए, आप उसको गाइड कर सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि हम बिना कागज़ के हम आपको नहीं बना के दे सकते, तो आप उसको गाइड करिए कि कहाँ से ये कागज़ बन सकता है। आप अपने ऑफ़िस के मातहत ही अपने लोगों को बताएँ कि जो है आप यहाँ पे जाइए ऐसे-ऐसे इनसे बात करिए, ये कागज़ बन जाएगा, फिर हमारे पास आइए, हम जो है आपका कागज़ निर्गत कर देंगे। लेकिन आपसे वो भी नहीं होता है। आप सीधे से नहीं, आपका कागज़ नहीं होने की वजह से आपका जो है रिजेक्ट किया जाता है। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्या आप सामाजिक ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं? क्या दूसरे जाति के लोग अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारी से भागते हैं? नहीं भागते हैं। लेकिन हमारे समाज की समस्या यह है कि हमारे बच्चे उसी एक इकोसिस्टम में पले-बढ़े हैं। उनके माँ-बाप ने भी यह नहीं सिखाया कि जाति हमारे लिए पहली और आखिरी ज़रूरी चीज़ है, इसलिए बेटा कभी भी सामाजिक ज़रूरत हो, जातिगत ज़रूरत हो तो जाति के लिए ज़रूर खड़ा रहना। हमारा इकोसिस्टम ही ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जातिगत संगठन जो है बहुत मायने रखता है क्योंकि वह जो है हर गाँव में जाके इस तरीके का सम्मेलन करेगा और बच्चों को, बुजुर्गों को बिठाएगा, एक साथ बात करेगा, संवाद करेगा। संवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल तौर पे। मैं ऐसे बात करता रहूँगा तो कितने लोगों तक चीज़ें पहुँचती है। सवाल यह है और पहुँचती है तो वो कितना ध्यान देते हैं इन चीज़ों पे। मैं भविष्य देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे आपके पास कर गए, उसको अब जाति से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कुर्मी का एक प्रचलन है, वो कुर्मी बनना शुरू करते हैं। कुर्मी की लड़की ढूँढेंगे, अपने लिए शादी करेंगे और कुर्मी वाले तैयार रहते हैं कि कोई सरकारी अराजपत्रित अधिकारी हो तो हम अपनी बेटी तो दे देंगे, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ दहेज भी दे देंगे, वो दहेज भी चुपचाप ले लेंगे और मल्टी फैट वेडिंग करेंगे, एकदम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे अपनी शादी में। तो ये दिखावा किस चीज़ का कर रहे हैं आप? आपका समाज आपको आपका पूरा आस-पास का जो समाज है वो देख रहा है कि आप जिस जाति से आते हैं ना, आपकी मानसिकता क्या है? आप इस चीज़ को समझिए। अगर आप एक अचानक से जो है एक राजपत्रित अधिकारी बनते हैं और लाखों करोड़ों दहेज लेके इस तरीके से शादी करते हैं, दिखावा करते हैं, तो समाज में एक गलत संदेश जाता है। और भले आप माने ना माने, बिना दहेज के तो शादी नहीं हो रही है आज की तारीख में। जो है इसके खिलाफ जो है नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते भी कई बार इन सब बातों पे बात भी कहा है। इवन श्राद्ध कर्म के बाद जो भोज होता है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने बैन लगाया हुआ है। लेकिन कितना रुक रहा है? कुछ नहीं रुक रहा है। तो सवाल मेरा यही है। अब दूसरी चीज़ ये आते हैं कि वो जो अधिकारी बन गया अपने समाज का, वो समाज को वापस कितना दे रहा है? कुछ नहीं दे रहा है। ना समय दे रहा है, ना पैसा दे रहा है,
न संगठन न अपने लोगों के बीच उठना बैठना होता है। वो समाज से पूरी तरीके से कट जाते हैं। सिर्फ वही नहीं कटता है, उसका पूरा का पूरा परिवार कट जाता है जाति से। तो जाति का उन्नयन कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है। तो मैं बार-बार कहता हूँ इन उछलने वाले लोगों से जो ख़ास करके ये इस तरीके का काम करते हैं कि बधाई दे रहे हैं, आप उछल रहे हैं, आपके लिए वह व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। 100 अगर बच्चा है आपका तो एक आध ऐसा हो निकलेगा जो कुछ हद तक जो है जातिगत बात करेगा और उसको समझने का प्रयास करेगा, कम से कम सॉफ्ट तरीके से समझेगा। भले मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है आप अनलॉफुली काम करिए, लेकिन कम से कम लॉ के अंदर रहते हुए आप अपने लोगों को बता सकते हैं, रास्ता बता सकते हैं कि कैसे आप किसी भी काम को कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। और अपने बच्चे जो इस तरीके की चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, पढ़ाई में, शिक्षा में, कई सरकारी योजनाएँ हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता। आप अगर सरकार के अंदर चले जाते हैं तो आपको ऐसी कई सारी योजनाओं के बारे में जानकारी होती है, तो आप अपने समाज के बीच में ऐसी योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें किसी भी तरीके का बिहार सरकार या किसी भी सरकार को इस तरीके के काम करने में किसी भी तरीके की आपत्ति होगी, क्योंकि आप तो जानकारी मुहैया करा रहे हैं और सरकारी योजनाओं के बारे में ही बता रहे हैं। और सरकार यह चाहती भी है कि उनकी जो योजनाएँ हैं, वो सही तरीके से धरातल पे जो है काम हो। जैसे अब वृद्धा पेंशन वगैरह है, उसके लिए तो आप एक चलाते हैं ना। और किसी तरीके का जो खाना है या पोलियो वाला ड्राइव है, उसके लिए भी तो आप एक ड्राइव चलाते हैं, तो आप इसके लिए भी एक ड्राइव चला सकते हैं। आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ जाति के लिए, अगर आप पूरे वीडियो हैं तो पूरे ब्लॉग में हर जाति के लिए ड्राइव चलाएँगे, तो स्वाभाविक तौर पे अगर ड्राइव चलाएँगे इस तरीके की, मतलब सरकारी योजनाओं को कैसे जो है एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी अपने लिए जो है फ़ायदा उठाए उस योजनाओं का, तो इसके बारे में अगर आप ड्राइव चलाएँगे तो उसमें और भी ओबीसी के कम्युनिटी के जो लोग होंगे उनको फ़ायदा होगा, एससी में और भी जातियाँ हैं, एसटी में भी बहुत सारी जातियाँ हैं, तो सबको फ़ायदा होगा। मैं सिर्फ़ ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी ही जाति को फ़ायदा होगा, लेकिन कम से कम आप ईमानदारी से एक काम तो कर रहे होते हैं ना। आप ये लोगों को बता सकते हैं कि मेरी जो संवैधानिक ज़िम्मेदारी है उसके तहत मैं ये काम कर सकता हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार को किसी भी तरीके की दिक्कत है, लेकिन आप वह काम भी नहीं कर पाते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? अब बात ये आती है हम सबों की। हम सबों की ये ज़िम्मेदारी है कि आपको यह बताएँ कि आप सिर्फ़ जो है एक सरकारी अधिकारी नहीं हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और समाज के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी बनती है और समाज को भी अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी कि जो है जब कोई बच्चा तैयारी करने जाता है उस तरीके से, तो उसको मोटिवेट रखने के लिए अपने-अपने तरीके से उपाय करें और उस उपाय को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसके ऊपर बैठ के जो है जद्दोजहद या उसका मंथन किया जा सकता है कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट रखें। ऐसे सिचुएशन में जो असफल हो जा रहे हैं बार-बार, उसको अगली बार सफलता कैसे मिले इसके लिए हम मंथन कर सकते हैं और यहाँ पे जो है जातिगत संगठन बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। और जातिगत संगठन का काम ही यही है, जागरूकता फैलाना, तो वो भी एक जागरूकता का काम है आज की तारीख में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि ज़रूरत किस चीज़ की है। ज़रूरत इसी की है कि हम जागरूक करें अपने लोगों को कि अगर आप किसी भी तरीके के पद पर सफलता आपको मिलती है, तो आप सामाजिक ज़िम्मेदारी निभाएँ कम से कम। जातिगत ज़िम्मेदारी निभाएँ, जातिगत ज़िम्मेदारी ना भी निभाएँ तो संवैधानिक तौर पे तो आप सामाजिक ज़िम्मेदारी निभा ही सकते हैं उसी काम को करते हुए। उसमें आपके जाति के भी लोग आएँगे और बाकी जातियों के भी लोग आएँगे। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जाति के लिए ही काम करिए इस तरीके का। सरकारी तौर पे रहते हुए आप नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी तौर पे रहते हुए हर जाति का उसको एक सामाजिक दायरा है, उसको आप इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो हर जाति के बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, हर जाति के लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं, तो यहीं पे जो है सामाजिक संगठन की ज़िम्मेदारी बनती, जातिगत संगठन की ज़िम्मेदारी बनती है। वैसे बच्चे जो आगे निकल के आ रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके परिवारों को मोटिवेशन देने के लिए हम सबको जो है एक इस तरीके से जो है मंथन करना चाहिए कि कैसे
उनको ये बताया जाए कि आपका बच्चा अगर पास कर गया है तो वो समाज से नहीं कट सकता, वो समाज का हिस्सा है, इसीलिए उसको सामाजिक ज़िम्मेदारी निभानी होगी और समाज की ज़िम्मेदारी निभाने से बाहर नहीं जा सकता है। यह हम सब की ज़िम्मेदारी है उसको बताना और समाज के नाते हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि जब वो परीक्षा की तैयारी करने जाता है तो उसको हर संभव सहायता मुहैया कराए जाने चाहिए। अगर कोई गरीब है तो उसको जिस तरीके की सहायता मुहैया कराई जा सकती है, सामाजिक या जातिगत संगठन के माध्यम से वो कराई जानी चाहिए, चाहे वो बाहर रहते हुए, पढ़ते हुए या जिस तरीके से होता है कि पीटी अगर निकल गया तो बिहार सरकार उसको आर्थिक मदद भी देती है मतलब जो है कोचिंग के लिए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं संस्थागत तरीके से उसको कैसे वो फुलफिल कर सके, इसके लिए जो है समाज की भी ज़िम्मेदारी बनती है और समाज इसके बारे में तटस्थ और जागरूक रहे कि हमारा बच्चा वो वाला पीटी निकाल लिया, अब मेंस की तैयारी करेगा तो उसके लिए हम कैसे जो है उससे बात करें कि उसको वो कहाँ पे जो है किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कर सकता है, क्या कर रहा है उसके बारे में, उसके अपने क्षेत्र की जानकारी कितनी है। क्योंकि कई बच्चे होते हैं बाहर बैठ के पढ़ रहे होते हैं। अब सपोज करिए कि हम कदवा से आते हैं और कोई बच्चा कदवा में रहा ही नहीं, शुरुआत से वो कटिहार में रहा और कटिहार से निकल के पटना आ गया, पटना में बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, आज इंटरव्यू में बैठने जा रहा है, कदवा के बारे में उसको जानकारी नहीं है। लेकिन अगर बीपीएससी में परीक्षा में पूछा भी गया होगा तो कदवा के बारे में कितने प्रश्न होंगे उसके उसको जवाब देने के लिए, नगण्य के मान लीजिए, तो एक प्रखंड का नगण्य ही प्रश्न होता है। लेकिन जब इंटरव्यू होगा तो आप कहाँ से आते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का खाना पहनावा बोली क्या है, वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, वहाँ का क्षेत्रफल क्या है, वो सब चीज़ पूछा जाता है। तो इस तरीके की जानकारी तो कम से कम सामाजिक और जातिगत संगठन उसको दे ही सकता है कि इंटरव्यू में इस तरीके की चीज़ें अगर पूछे तो तुम्हारे पास ये ढेरों इन्फॉर्मेशन है, तुम उसको जो है अपनी तरफ से बताना या अपने ही शब्दों में। तो ऐसी चीज़ें हम सबको करने की आवश्यकता है। सामाजिक तौर पे आप इस चीज़ को समझिए कि हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है उन कैंडिडेट्स के लिए जो आज की तारीख में असफल हुए हैं और कल सफल होंगे, और इसीलिए हमें संवेदनशीलता के साथ इस तरीके के जो है पोस्ट की करने चाहिए। और मुझे लगता है कि आप सब समझदार हैं, बातों को समझ पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और तो यही है आज की बात। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।